हेलो एवरीवन। बीएससी फाइनल ईयर के पिछले वीडियो में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट और उसके स्ट्रेटजीज़ की बात कर रहे थे। इस वीडियो में हम पिछले वीडियो का अगला भाग पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसीज़ यानी समग्र या समन्वित विकास के लिए किस प्रकार की पॉलिसीज़ जो है वो बनाई जानी चाहिए। The primary consideration of sustainable development policy is to maintain and enhance the ecological and environmental systems of the planet। तो प्राथमिक जो इसकी कंसिडरेशन है, प्राथमिकताएं जो है इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पॉलिसी के लिए कि उसमें इसमें मेंटेन किया जा सके इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल सिस्टम्स को, और उनको अपग्रेड किया जा सके या उनको और अच्छा जो है वो सुविकसित किया जा सके, जो कि हमारे प्लेनेट अर्थ के ऊपर यानी धरती के ऊपर जो है उपस्थित है। सो दैट अदर ऑब्जेक्टिव्स, तो इसके कारण दूसरे जो ऑब्जेक्टिव जो है प्राप्त करने के लिए, सच एज द मेंटेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैसे बायोडाइवर्सिटी की मेंटेनेंस या रख रखाव, द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी को संपूर्ण रूप से हटाना या ख़त्म करना गरीबी को, एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ ऑल लाइफ, और सभी जितने भी मानव हैं उन सब में उनकी जो लाइफ का स्टैंडर्ड है उनकी क्वालिटी को बढ़ाना और इम्प्रूवमेंट करना, कैन बी एक्म्प्लिश्ड अर्ली इन द 21st सेंचुरी। और ये जो है 21वीं शताब्दी के अंदर ही लगभग संपूर्ण ये जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको प्राप्त करना मानव के लिए जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है पॉलिसीज़ विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स एनर्जी, यानी कि ऐसी पॉलिसीज़ जो कि एनर्जी की ओर अग्रसर है, यानी ऊर्जा के स्रोत जो है उनका इम्प्रूवमेंट, वाटर जल का, एग्रीकल्चर एंड बायोडाइवर्सिटी कुड अचीव सम ऑफ दीज गोल्स। और इनके अंदर जो है एग्रीकल्चर क्षेत्र में या बायोडाइवर्सिटी के क्षेत्र में इनके अंदर जो है कुछ जो गोल्स बनाए गए हैं पॉलिसीज़ के अंतर्गत, उन्हें जो है वो प्राप्त करना आवश्यक है। फॉर मैनी डिकेड्स गवर्नमेंट्स ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैव प्रमोटेड द आइडिया ऑफ इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज़। तो कई दशकों से जो गवर्नमेंट्स आती है, सरकारें बनती हैं अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की, इन्होंने जो इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज़ है यानी पॉलिसीज़ के अंदर कुछ बदलाव जो है वो किया है, इनके प्लान्स जो है वो नए बनाए हैं, एंड प्रोजेक्ट्स टू अचीव सम पॉलिटिकल गोल, और इस प्रकार के प्रोजेक्ट भी बनाए हैं जो कि इनके राजनीतिक गोल्स के लिए आवश्यक थे। तो इन्होंने कुछ गोल ऐसे बनाए हैं जो एनवायरनमेंट के लिए जो है वो फ़ायदेमंद होते हैं। A move towards market-based economic development was promoted without consideration of environmental damages। तो एक जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इनके अंदर, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना बिना किसी एनवायरमेंटल डैमेज के, ये सबसे जो है इसका महत्वपूर्ण गोल रहता है। बट सिंस 1970, तो 1970 से स्ट्रेटजिक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एनालिसिस यानी SEA वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ईच डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो प्रत्येक विकास के लिए जो प्रोजेक्ट बनाया जाता है उसके लिए एक स्ट्रेटजिक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एनालिसिस जो है वो संस्था इसके लिए बनाई गई है, टू डेवलप स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये जो है SEA जो है ये कार्य करती है कि इस प्रकार के प्लान्स बनाती है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देती है, यानी एनवायरनमेंट को कम से कम जो है वो नुकसान पहुंचाना और उसका जो फ़ायदा है वो अधिक लेना। तो ये जो है संस्था इसका कार्य करती है। तो ये कुछ पॉलिसीज़ है जो सरकारों के द्वारा बनाई जाती है अलग अलग सेक्टर्स के अंदर। तो इन्हें कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसीज़। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन से सेक्टर में किस प्रकार की पॉलिसीज़ जो है वो बनाई जाती है। पहली आती है पॉपुलेशन सेक्टर के अंदर। तो इसके लिए पॉलिसीज़ है कि इनका होना चाहिए कि स्टेबलाइज पॉपुलेशन या पॉपुलेशन स्थायी रहनी चाहिए। और दूसरा आता है रिड्यूस पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या को हमेशा कम करना जो है वो
प्रायोरिटी होनी चाहिए और इसी के लिए पॉलिसीज़ बनाई जाती है। दूसरा आता है एम्प्लॉयमेंट या रोज़गार। तो रोज़गार के लिए पॉलिसीज़ है कि फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, सभी के लिए रोज़गार उपलब्ध हो, मिनिमम वेज हो और गुड कंडीशन फॉर वर्क, और कार्य करने के लिए जो है अच्छी जो है उनके लिए कंडीशंस उपलब्ध होनी चाहिए। तीसरा आता है जल के सेक्टर के अंदर, वाटर सेक्टर में पॉलिसीज़ बनती है वाटर कंजर्वेशन के लिए। और दूसरा आता है पाइप्ड वाटर सप्लाई, यानी सभी के घरों तक नल के द्वारा जल की सप्लाई हो। और रिजर्वायर कंस्ट्रक्शन, यानी जल को रिजर्व करने के लिए जो है बड़े रिजर्वायर्स बनाने चाहिए। फोर्थ आता है एनर्जी सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट इन रीन्यूएबल पावर जनरेशन, यानी इस प्रकार के एनर्जी स्रोत में इन्वेस्ट करना चाहिए जो रीन्यूएबल हो। दूसरा आता है इसमें पोल्यूशन कंट्रोल फ्रॉम पावर जनरेशन यूनिट्स। तो पावर या इसमें इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने वाली जो यूनिट्स होती हैं उनके द्वारा जो होने वाला पोल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जाए। फिर आता है फेज आउट न्यूक्लियर पावर, और न्यूक्लियर पावर से भी जो इसमें पॉल्यूशंस होते हैं उनको भी कम करने आवश्यक है। इसके बाद आता है एग्रीकल्चर सेक्टर। इसके अंदर जो पॉलिसीज़ है वो है एनहेंस और सस्टेन्ड यील्ड, यानी जो उत्पादकता है उसको बढ़ाना या समन्वित उत्पादकता जो है प्राप्त करना। रिड्यूस फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड यूज़। तो एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर फर्टिलाइजर्स जो यूज़ में होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड, उनके उपयोग को कम करना। रिड्यूस फॉसिल फ्यूल यूज़। तो जीवाश्मीय ईंधन जो है उनका सबसे कम उपयोग करना। तो इनके उपयोग कम होने से जो है वो एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस जो है कम होते हैं। फिर आता है इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर स्टेबल प्रोडक्शन, यानी स्थायी उत्पादन होना चाहिए और इंडस्ट्रीज़ के द्वारा पॉल्यूशन कम होना चाहिए। तो ये इनके अंदर पॉलिसीज़ बनाई जानी चाहिए। बायोडाइवर्सिटी के क्षेत्र में पॉलिसीज़ जो है वो होनी चाहिए, एक तो ग्रीन एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण जो है वो हरा हो, यानी पेड़ पौधे अधिक हो। कंजर्व न्यूट्रिएंट्स, जितने भी पोषक है उनको कंजर्व करना आवश्यक है। और हार्वेस्ट रीन्यूएबल्स, तो जो पुनर्उपयोग होने वाले रिसोर्सेज है उनको हार्वेस्ट करना आवश्यक है, यानी उनको बचाना आवश्यक है। फिर आता है ट्रेड एंड ट्रैवल सेक्टर। इसके अंदर आता है ट्रैवल के अंदर रिड्यूस फॉसिल फ्यूल यूज़, जीवाश्मीय ईंधन का कम उपयोग करना। प्रमोट नॉन पोल्यूटिंग ट्रांसपोर्ट, और इस प्रकार के परिवहन को प्रोत्साहित करना जो नॉन पोल्यूटिंग होते हैं, यानी उनसे पर्यावरण प्रदूषण नहीं हो। इसके बाद आता है रिलीजियस वे में प्रोटेक्ट रिलीजियस फ्रीडम, यानी धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा आवश्यक है। अब इसमें कुछ प्रिंसिपल्स या सिद्धांत आते हैं जो कि सस्टेनेबिलिटी के लिए आवश्यक है। फर्स्ट आते हैं इनमें एनवायरमेंटल या इन्हें कहते हैं इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। तो इसके अंतर्गत आता है पहला कि प्रोटेक्ट लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स। तो ऐसे सिस्टम्स के का संरक्षण करना जो कि जीवन को सपोर्ट करते हैं, यानी जीवन के लिए आवश्यक जितने भी सिस्टम्स उपस्थित हैं इकोसिस्टम के अंदर उनको प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट एंड एनहेंस बायोटिक डाइवर्सिटी। तो बायोटिक डाइवर्सिटी या जैव विविधता जो है उसको उसकी सुरक्षा करना और जैव विविधता को बढ़ाना, ये इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के अंतर्गत आते हैं। मेंटेन और एनहेंस इंटीग्रिटी ऑफ इकोसिस्टम्स एंड डेवलप एंड इम्प्लीमेंट रिहेबिलिटिव मेजर्स फॉर बैडली डिग्रेडेड इकोसिस्टम। तो जितने भी इकोसिस्टम हैं उनको मेंटेनेंस करना है और डेवलप करना है, उसके अंदर इम्प्लीमेंट्स करने ऐसे जो कि डिग्रेड हो चुके इकोसिस्टम है उनको वापस रिहेबिलेशन करना उनका, यानी उनका पुनः उद्धार करना और पुनः उस इकोसिस्टम को स्थापित करना, ये इनके अंदर जो है प्रायोरिटी होनी चाहिए। डेवलप एंड इम्प्लीमेंट प्रिवेंटिव एंड एडाप्टिव स्ट्रेटजीज टू रेस्पॉन्ड टू द थ्रेट ऑफ ग्लोबल इकोलॉजिकल चेंज। तो इस प्रकार के विकास और इम्प्लीमेंट करना जो कि प्रिवेंटिव हो और एडाप्टिव भी हो, इस प्रकार की स्ट्रेटजीज बनाना जो कि रेस्पॉन्स करते हैं थ्रेट ऑफ ग्लोबल इकोलॉजिकल चेंजेस को।
तो विश्व में होने वाले जो इकोलॉजिकल चेंजेज है उनको कम करने के लिए इस प्रकार के डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंट्स समय समय पर करने आवश्यक होते हैं। इसके बाद आते हैं सोशियो पॉलिटिकल प्रिंसिपल यानी सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत। फ्रॉम एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल कॉन्स्टेंट्स, अब ये एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल कॉन्स्टेंट्स के बारे में जो सिद्धांत है, कीप द फिजिकल स्केल ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी बिलो द टोटल कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द प्लेनेटरी बायोस्फीयर। तो पृथ्वी के ऊपर जो उपस्थित बायोस्फीयर है इसके अंदर जो कैरिंग कैपेसिटी या इसकी जो वहन क्षमता है, इसके अंदर ह्यूमन एक्टिविटी और जो फिजिकल स्केल है यानी जनसंख्या और ह्यूमन की एक्टिविटी जो है इस कैरिंग कैपेसिटी या वहन क्षमता के नीचे रखना आवश्यक है। रिकॉग्नाइज द एनवायरमेंटल कॉस्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, तो इसे पहचानना आवश्यक है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उनका एनवायरनमेंट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। डेवलप मेथड्स टू मिनिमाइज एनर्जी एंड मटेरियल यूज़, इस प्रकार की विधियां विकसित करना जिसके द्वारा ऊर्जा तथा जो मटेरियल्स यूज आ रहा है एनवायरनमेंट का उसको बहुत ही कम करना। पर यूनिट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के दौरान जितनी भी यूज़ लेते हैं मटेरियल्स एंड एनर्जी उसका जो है वो कम करना या फिर उसे इस प्रकार से यूज़ करना जिससे अधिक हानि नहीं हो। रिड्यूस नॉक्सियस इमिशंस, तो बहुत ही अधिक जो एमिशंस होते हैं फैक्ट्रियों में इंडस्ट्रीज़ में, तो इनके जो जहरीले पदार्थ हैं या गैसों के रूप में होते हैं उनको कम करना। डिकॉन्टामिनेट एंड रिहेबिलेट डिग्रेडेड इकोसिस्टम, और ऐसे इकोसिस्टम जो नष्ट हो चुके हैं, डिग्रेड हो चुके हैं, उनको रिहेबिलेट करना या उनका पुनः उद्धार करना और उनको डिकंटामिनेट करना, ये इनके अंदर आवश्यक है। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम यूनिट 3 जो है शुरू करेंगे।